नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय पर एक पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि, उसके एकीकरण में आने वाली समस्याओं, उसके एकीकरण के सहायक तत्वों तथा एकीकरण की प्रविधि का अध्ययन किया था। आज के व्याख्यान में हम एकीकरण के वास्तविक चरणों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत नक्शे में आप वर्तमान समय का राजस्थान देख सकते हैं, जो 33 जिलों में विभाजित है। आजादी से पूर्व यह समस्त राजस्थान 19 देसी रियासतों और 3 चीफशिप में बटा हुआ था, जिसे आप नक्शे में देख सकते हैं। बीकानेर की रियासत से वर्तमान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आदि जिले निकले हैं। जोधपुर से नागौर, जालोर, जोधपुर आदि जिले निकले हैं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिले निकले हैं। जयपुर से दौसा आदि जिला निकला है। झुंझुनू, सीकर जिले भी निकले हैं। तो ये बड़ी रियासतें थी जिनसे बाद में जिले बना दिए गए। शेष रियासतें जिलों के समानांतर ही थी, जैसे कि अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि। तो इन रियासतों से राजस्थान संघ के बनने और उसके जिलों में विभाजित होने की कहानी ही राजस्थान के एकीकरण की कहानी है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उससे पूर्व ही सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, जिसने भारत के एकीकरण पर विचार करना प्रारंभ किया और उसे मूर्त रूप देने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। वीपी मेनन उनके सचिव बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने राजस्थान के एकीकरण को संभव बनाने के लिए यह क्रियाविधि अपनाई कि जहां जिस तरह से संभव हो एकीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, छोटी छोटी इकाइयां बनाकर, बाद में उनको आपस में मिलाकर बड़ी इकाइयां बना दी जाएंगी। इस एकीकरण को पूरा करने के लिए उन्होंने समझाइश, बल प्रयोग, कूटनीति आदि उपायों का सहारा लिया। राजस्थान में भारत की आजादी के पश्चात 30 जनवरी 1948 को, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे और अलवर राज्य के प्रधानमंत्री बी.एन. खरे भी हिंदू महासभा के सदस्य रहे थे और उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का आरोप भी लगाया जाता था। यह ऐसी अफवाह थी कि वो इन सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। भारत के विभाजन के पश्चात अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई, जिसमें अलवर और भरतपुर के शासक की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई। इसके अलावा अलवर के प्रधानमंत्री बी.एन. खरे
की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई। फलस्वरूप इन दोनों रियासतों के प्रशासन में अव्यवस्था न हो, इसके लिए उन्हें दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया गया और प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। परिस्थितियों के दबाव में आकर अलवर और भरतपुर ने, उसके अलावा धौलपुर और करौली की रियासतों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने आपस में मिलकर एक यूनियन बनाने की स्वीकृति दे दी, जिसे मत्स्य यूनियन कहा गया। मत्स्य यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि महाजनपद काल में इस क्षेत्र में जो महाजनपद था उसे मत्स्य कहा जाता था। इस तरह राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ 17 मार्च 1948 को, जिसमें 4 देसी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हुई। भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को यहाँ का राज प्रमुख और करौली के महाराजा को उप राज प्रमुख बनाया गया। जो सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री के पद पर मास्टर शोभाराम को मनोनीत किया गया, जो कि अलवर प्रजामंडल के कार्यकर्ता और अध्यक्ष रहे थे। इस तरह से पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का संपन्न हुआ। ये छोटी छोटी रियासतें थी जिन्हें स्पष्ट था कि उन्हें अंततोगत्वा बड़ी इकाई के रूप में एकीकृत होना ही है। इसके अलावा छोटी छोटी रियासतें और थी जिन्हें भी यह स्पष्ट था कि उनकी स्वतंत्र भूमिका संभव नहीं है। इसलिए जब उनके एकीकरण की बात की गई तो कोटा के महाराव की भूमिका सामने आई। सर्वप्रथम उन्होंने कोटा के नेतृत्व में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की बात कही, लेकिन यह दूसरे राज्यों के शासकों को गवारा नहीं था। इसके अलावा इस क्षेत्र में उदयपुर जैसा बड़ा राज्य भी था जो कोटा के नेतृत्व में संगठित नहीं हो सकता था। इसलिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और किशनगढ़, इन कुल 9 रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन, संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इस तरह से राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया। कोटा को यहाँ की राजधानी, कोटा के महाराव भीम सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को जूनियर उपराज प्रमुख बनाया गया। गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे, के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। कोटा का राज्य बूंदी राज्य से उत्पन्न हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह बड़ा और शक्तिशाली राज्य था, इसलिए उसे राज्य प्रमुख की भूमिका दी गई। लेकिन यह बूंदी के महाराव, जो कि कोटा का पैतृक राज्य था, के स्वाभिमान को ठीक नहीं लगता था। इसलिए यह प्रयत्न लगातार जारी था कि अगर उदयपुर के महाराणा राजस्थान यूनियन में शामिल हो जाते हैं तो बूंदी की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक वार्तालापों में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह और उनके प्रधानमंत्री सर राम मूर्ति ने राजस्थान के एकीकरण की बात को खारिज कर दिया। उदयपुर के एकीकरण की बात को खारिज कर दिया, क्योंकि
उदयपुर ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के मानदंडों पर खरा उतरती थी। लेकिन उदयपुर में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण उदयपुर के महाराणा को संयुक्त राजस्थान में मिलने का निर्णय लेना पड़ा। यह परिस्थितियां इस प्रकार पैदा हुई थी कि उदयपुर में सरकार के गठन को लेकर उदयपुर सरकार और प्रजामंडल में गतिरोध उत्पन्न हो गया। उस गतिरोध का निवारण करने के लिए उदयपुर के महाराणा ने कुछ शर्तों के साथ राजस्थान यूनियन में मिलना स्वीकार किया। वो शर्तें यह थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा, उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा और उदयपुर के महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स की राशि दी जाएगी। भारत सरकार के सम्मुख जब ये मांगे प्रस्तुत की गई तो उन्होंने एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इन मांगों को लगभग स्वीकार कर लिया। उदयपुर के महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए राजप्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्य के लिए अनुदान के रूप में देकर कुल 20 लाख रुपए वार्षिक अनुदान देने की बात स्वीकार की गई। उदयपुर को राजधानी और उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख बनाने की बात स्वीकार कर ली गई। इस तरह से राजस्थान के एकीकरण का एक महती कार्य संपन्न हुआ और इस कार्य के महत्व को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को स्वयं राजस्थान यूनियन या संयुक्त राजस्थान, जिसमें उदयपुर भी शामिल हो चुका था, का उद्घाटन किया। जैसा कि शर्तों में निहित था, उदयपुर को राजधानी बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख, कोटा के महाराव को उप राज प्रमुख बनाया गया। कोटा प्रजामंडल के सर्व प्रमुख कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। अब इस चरण में संयुक्त राजस्थान में 10 राज्य शामिल हो चुके थे। उदयपुर के अलावा 9 राज्य पहले चरण में शामिल हुए थे। उदयपुर के शामिल हो जाने के पश्चात 10 राज्य संयुक्त राजस्थान में हो गए थे। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण संपन्न हुआ। अब आप देख रहे हैं कि मत्स्य यूनियन बन चुका था, संयुक्त राजस्थान बन चुका। इसके अलावा 4 बड़ी रियासतें बसती हैं, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इनमें से जोधपुर, बीकानेर और जयपुर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के मानदंडों को पूरा करती थी, यानी इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक राजस्व 1 करोड़ से अधिक था। और जैसा कि केंद्रीय सरकार से इन्हें आश्वासन मिला था कि इनको विलीन होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन राजस्थान के एकीकरण के प्रयास लगातार चल रहे थे और इनमें इन रियासतों के शासकों की भी भूमिका रही थी। जैसे कि जयपुर के शासक का मानना था कि पूर्वी राजस्थान जैसे कि करौली और अलवर को जयपुर में मिलाकर एक यूनिट बना दी जाए, बीकानेर और जोधपुर की एक एक यूनिट रखी जाए। एक यूनिट संयुक्त राजस्थान के रूप में बन चुकी थी और इन चारों यूनिट्स को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान बना दिया जाए। लेकिन राजस्थान की जनता, जो कि पहले प्रजामंडलों के रूप में संगठित थी और बाद में कांग्रेस का हिस्सा बन गई थी, राजस्थान के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को एक ही यूनिट में बांधना चाहती थी और इस बात का दबाव न केवल इन रियासतों के शासकों के ऊपर था, वरन जनमत का के सहारे से भारत की सरकार लगातार इन रियासतों को राजस्थान में एकीकृत करने के लिए राजी कर रही थी। कारण यह था कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती थी
जहां सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न होता था। इसके अलावा ये रेगिस्तानी राज्य थे जिनके आर्थिक संसाधन बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए जयपुर के शासक से परामर्श करके राजस्थान में एकीकृत होने के लिए एक सैद्धांतिक रूप से सहमति ली गई और उस सहमति को इन शासकों के पास भी प्रेषित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप इन शासकों ने भी सैद्धांतिक रूप से राजस्थान में मिलने की सहमति दे दी। प्रश्न यह बचता था कि राजप्रमुख कौन बनेंगे, राजधानी कहाँ बनेगी, विभिन्न रियासतों को के महत्व को किस प्रकार बनाए रखा जाएगा। इन प्रश्नों का निपटारा करने के पश्चात ये राज्य संयुक्त राजस्थान में मिलने के लिए तैयार थे। फलस्वरूप एक बृहत बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इन समस्त प्रश्नों का निर्णय किया गया। जयपुर को राजधानी और जयपुर के महाराज मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाने पर बहुमत था, लेकिन उदयपुर की तरफ से आपत्ति आई। उदयपुर के महाराणा का कहना था कि ऐतिहासिक रूप से उदयपुर का राज्य और उदयपुर के शासक राजस्थान के सिरमौर रहे हैं, इसलिए उन्हें राज प्रमुख का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह शारीरिक रूप से अशक्त थे, इसलिए इस प्रश्न का समाधान इस तरह से किया गया कि महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख की पदवी दी गई और महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। जोधपुर राजधानी के लिए जयपुर और जोधपुर की प्रतिस्पर्धा थी। जल स्रोतों की उपलब्धता, केंद्रीय स्थिति और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए यह निर्णय जयपुर के पक्ष में गया। दूसरी रियासतों के महत्व को बनाए रखने के लिए अनेक सरकारी विभागों के मुख्यालय वहां पर रख दिए गए, जैसे भरतपुर में कृषि विभाग, उदयपुर में खान विभाग, हाईकोर्ट जोधपुर में रखा गया। इस तरह से राजपूताना की रियासतों के महत्व को और शासकों के स्वाभिमान को बनाए रखते हुए 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया, जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में मिल गए। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। इस प्रकार चौथे चरण के पूरा होने तक मत्स्य यूनियन बन चुकी थी, शेष बृहत राजस्थान बन चुका था। दो हिस्से बचते थे, एक अजमेर मेरवाड़ा का केंद्रीय शासित प्रदेश और दूसरा सिरोही का प्रदेश। पांचवें चरण में इस संयुक्त राजस्थान में मत्स्य यूनियन को मिलाया गया, जिसे संयुक्त बृहत राजस्थान कहा गया। मत्स्य यूनियन के 4 जिले इन संयुक्त बृहत राजस्थान के 14 जिलों के साथ 14 रियासतों के साथ मिल गए। पुनः हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने रहे। 15 मई 1949 को यह विलय हुआ। इस तरह से 5 चरण पूरे हुए। अब सिरोही बचता था और अजमेर मेरवाड़ा का प्रांत बचता था। तो सिरोही का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा बन गया था, क्योंकि सिरोही की भौगोलिक स्थिति गुजरात के साथ संलग्न थी और यहाँ की जनता गुजराती भाषा भाषी भी थी। गुजरात के नेताओं का ये कहना था कि यहाँ पर आबू दिलवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसलिए उसे गुजरात के साथ मिला देना चाहिए। फलस्वरूप सिरोही को गुजरात स्टेट्स एजेंसी को दे दिया गया था और गुजरात स्टेट्स एजेंसी के प्रांत जब बम्बई प्रांत में मिलाए गए तो उसे बम्बई में मिला दिया गया। राजस्थान में इसका
विरोध हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से सिरोही राजस्थान का अंग रहा था और यहाँ की जनता राजस्थान में ही एकीकृत होना चाहती थी और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समर्थन मिला। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि राजस्थान के नेताओं, खासतौर से हीरालाल शास्त्री की तरफ से यह बात रखी गई कि गोकुल भाई भट्ट, जो कि सिरोही के हाथल गांव से आते थे, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश की, राजस्थान को भी और गुजरात को भी। आबू और देलवाड़ा गुजरात में मिला दिए गए और बाद में बंबई में मिल गए और गोकुल भाई भट्ट के गांव हाथल समेत शेष सिरोही 26 जनवरी 1950 को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार सिरोही के प्रश्न का अधूरा निर्णय किया गया, जिसके प्रति यहाँ की जनता का विरोध बना रहा। भारत की समस्त रियासतों का एकीकरण रियासती मंत्रालय के अधीन किया गया था, जिसके फलस्वरूप 4 तरह के राज्य अस्तित्व में आए थे। प्रथम वे थे जो ब्रिटिश भारत में राज्य रहे थे, जैसे कि बंगाल, बंबई, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस आदि 11 प्रांत थे। बी भाग में वो राज्य रखे गए थे जो देसी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, जैसे कि राजस्थान। सी प्रांत में केंद्रीय शासित प्रदेश थे, उनमें से राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा भी था। राज्यों के इस एकीकरण के प्रति अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई थी, जिसके कारण राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके 3 सदस्य थे, फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। कमीशन ने 2 साल की मेहनत के पश्चात 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके फलस्वरूप राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में पारित किया गया। इस कानून ने राजस्थान के एकीकरण की रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। कसर यह बची हुई थी कि अजमेर मेरवाड़ा के रूप में केंद्रीय शासित प्रदेश अभी बाकी था और सिरोही का कुछ भाग बंबई प्रांत में मिला हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिरोही के शेष भाग को राजस्थान में मिला दिया। पूरा सिरोही अब राजस्थान में मिल गया। अजमेर मेरवाड़ा का केंद्रीय शासित प्रदेश अजमेर जिले के रूप में राजस्थान में मिल गया। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी हिस्से में कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा सुनेल टप्पा झालावाड़ में मिलाया गया और झालावाड़ का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इस तरह से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की कार्यवाही पूरी हुई, जिसमें भारत की संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन ने पूर्णाहुति का काम किया। भारत की संसद ने एक संशोधन के माध्यम से ए, बी, सी और डी 4 तरह के प्रांत समाप्त कर दिए। केवल ए और बी 2 तरह के प्रांत रखे गए। ए में पूर्ण प्रांत रखे गए, जो कि राज्यपाल द्वारा शासित होने थे। बी में केंद्रीय शासित प्रदेश रखे गए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित होने थे। अजमेर मेरवाड़ा का प्रांत, जो अब तक केंद्रीय शासित प्रांत रहा था, नियमित जिले के रूप में राजस्थान में समाहित कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान की राजनीति काफी आगे बढ़ चुकी थी। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। महत्वपूर्ण बात यह हुई कि क्योंकि
राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, और और रियासतों को मिलाकर बनाए गए राज्यों को भी नियमित प्रांत बना दिया गया था। अतः राजस्थान के राज प्रमुख का पद भी समाप्त हो गया और उसके स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति हुई और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। इस तरह 18 मार्च 1948 को जो कार्य प्रारंभ हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त हुआ। इस समय राजस्थान में 26 जिले थे। शेष जिले धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़ कालांतर में बनाए गए। राजशाही का अवसान हो गया, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई और राजस्थान राजस्थान प्रांत के रूप में भारतीय संघ का एक अंग बन गया। इस तरह से राजस्थान के एकीकरण का कार्य संपन्न हुआ। धन्यवाद।